हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनामिक्स। लास्ट वीडियो में हमने नोजल डिफ्यूज़र, टरबाइन एंड कंप्रेसर एंड थ्रॉटलिंग वाल्व का जो थ्योरी पार्ट था वो हमने डिस्कस किया था। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस हमने उसमें इंप्लीमेंट किए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे हीट एक्सचेंजर्स, मिक्सिंग चेम्बर। ये जो दो टॉपिक हैं स्टडी फ्लो के वो रह गए। इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो हम देखते हैं सबसे पहले हीट एक्सचेंजर। जैसे कि नाम से यहाँ पर जाहिर हो रहा है कि हीट एक्सचेंज का मतलब ऐसी डिवाइस जो हीट एक्सचेंज करवाती है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? हीट एक्सचेंजर में बेसिकली दो फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड यानी कि लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो दो फ्लूइड्स के बीच में यहाँ पर हीट एक्सचेंज कराया जाता है। डेफिनेटली एक फ्लूइड जो होगा दैट विल बी हॉट फ्लूइड और दूसरा फ्लूइड जो होगा डेफिनेटली वो होगा कोल्ड फ्लूइड। अब हॉट फ्लूइड से हम जानते हैं टेम्परेचर जो होगा हॉट फ्लूइड का ज़्यादा होगा, सो हीट जो है वो हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड की तरफ फ्लो होगी। अब यहाँ पर हम ये डायरेक्शन तो हमेशा के लिए फिक्स है कि हीट जो है हमेशा हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है, यानी कि आपको उस पर्टिकुलर फ्लूइड को हीट करना है, यानी कि आपको आउटपुट पे गर्म फ्लूइड चाहिए या आपको आउटपुट पे ठंडा फ्लूइड चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से हम अपना सेटअप डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर में बेसिकली दो फ्लूइड्स के बीच में एनर्जी इंटरेक्शन दैट इज हीट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कंडेंसर का। कंडेंसर एक तरीके का हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, इवापोरेटर होता है। बॉयलर में भी जो शेल एंड ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको रिक्यूपरेटर बोलते हैं हम लोग। तो ये सारे जो है ये हीट एक्सचेंजर के एग्जांपल है। बॉयलर में भी हम क्या करते हैं, बॉयलर में भी फ्लू गैसेस, यानी कि जो जब कोल को हम बर्न करते हैं तो उसमें से हमको हॉट गैसेस मिलते हैं जिसको फ्लू गैसेस बोलते हैं। इन फ्लू गैसेस के थ्रू हम लोग वाटर को हीट करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली हीट एक्सचेंज प्रोसेस होता है। तो हीट एक्सचेंज प्रोसेस में हमको समझ आ गया कि दो फ्लूइड्स के बीच में हमारा हीट एक्सचेंज होगा। फ्लूइड यानी कि लिक्विड या फिर गैस, ठीक है, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कंडेंसर का। ठीक है, तो कंडेंसर में मैं देख रहा हूँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंडेंसर का काम होता है ठंडा करना। किसको ठंडा करना? स्टीम को ठंडा करना या किसी भी वेपर को ठंडा करना। ठीक है, तो ठंडा करने के लिए हमको एक कूलिंग मीडियम चाहिए। तो मैं यहाँ पर कूलिंग मीडियम ले लेता हूँ वाटर। एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं हम इसको ताकि हमको जो बेसिक आइडिया है हीट एक्सचेंजर का वो समझ आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वाटर ले रहा हूँ एज अ कूलिंग मीडियम। सो एक एंड से वाटर एंटर कर रहा है एंड सेकेंड एंड से वाटर यहाँ पर चला जा रहा है, वाटर आउट। ओके, देन जिस स्टीम को हमको ठंडा करना है वो स्टीम यहाँ से एंटर कर रही है, स्टीम इन। अब स्टीम को जब हम लोग ठंडा कर देंगे तो डेफिनेटली वो लिक्विफाई हो जाएगा, तो यहाँ से स्टीम बाहर जा रही है। ठीक है, इन लिक्विड फॉर्म, तो लिक्विड आउट। ठीक है, और वी कैन से स्टीम दैट इज वाटर का वेपर, सो वाटर यहां से बाहर जा रहा है, वाटर आउट। ओके, तो अब यहां पर हमको याद रखना हीट एक्सचेंजर के बारे में कुछ फंडामेंटल चीजें कि हीट एक्सचेंजर में हमको कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं मिलता। फर्स्ट पॉइंट ये बनता है वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं हम लोग कि कोई भी वर्क जो है वो हीट एक्सचेंजर को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इस हीट एक्सचेंजर को स्टडी करने के लिए जो हीट एक्सचेंजर का शेल है, जो उसकी बॉडी है, उसको मैं ले लेता हूं एज अ बाउंड्री। ठीक है, और मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं एक कंट्रोल वॉल्यूम। सो आई एम टेकिंग हीट एक्सचेंजर एज अ कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो कोई भी जो वर्क है वो इस हीट एक्सचेंजर को क्रॉस नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई वर्क ट्रांसफर इज जीरो। नाउ यहां पर जो हीट ट्रांसफर है दैट इज ऑल्सो जीरो। अब ये कैसे? देखिए यहां पर मैंने आपको बताया हीट एक्सचेंजर में दो फ्लूइड्स के बीच में हीट इंटरेक्शन कराया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये मान के चलेंगे हम लोग, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो स्पेसिफिकली तब तक ये हमारा एक अजम्पशन होगा कि जो हीट इंटरेक्शन है वो सिर्फ हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड के बीच में हो रहा है। यानी कि जब ये दोनों आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे का टेम्परेचर जब चेंज कर रहे हैं, उस केस में कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मतलब ये हमारा जो सिस्टम है और ये जो सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई Q इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है उसमें मैं जानता हूं dW बाई dm से मैं इसको लिखता हूं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग
हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास एंड वर्क ट्रांसफर पर यूनिट मास को हम लोग W एंड Q से अब रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमको कन्वीनियंस रहे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। सो दिस इज dW by dm, सो दैट इज इक्वल टू 0 एंड dQ by dm दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अब थर्ड पॉइंट ये है कि जिस स्पीड से ये वाटर इंटर किया उसी स्पीड से लगभग ये बाहर गया है। सिमिलरली जिस स्पीड से स्टीम अंदर आया है इस कंट्रोल वॉल्यूम में उसी स्पीड से स्टीम बाहर निकला है, लिक्विड बाहर निकला है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि सिर्फ इसका जो है एंथैल्पी वो चेंज हो रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि एल्टीट्यूड में कोई खास चेंज नहीं हुआ। दैट्स व्हाई मैं लिख सकता हूँ चेंज इन kinetic energy and change in potential energy, that is del Ke and del P are negligible। ठीक है, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में जानता हूँ वेलोसिटी का टर्म आता है, तो दैट्स व्हाई यहां से लिख सकता हूं क्योंकि डेल की नेग्लिजिबल है, दैट इज v1 दैट इज वेलोसिटी एट सेक्शन नंबर 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वेलोसिटी एट सेक्शन नंबर 2। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नेग्लिजिबल है, दैट्स व्हाई एल्टीट्यूड एट सेक्शन नंबर 1 z1 इज इक्वल टू एल्टीट्यूड एट सेक्शन नंबर 2। ओके, तो इतने सारे एजम्पशंस यहाँ पर बनते हैं। तो अब यहाँ पर इसको स्टडी कैसे किया जाएगा, इसको स्टडी करने के लिए सिंपल हम हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, अब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में यहाँ पर हम देखेंगे कि दो फ्लूइड सिस्टम है हमारे पास, एक तो यहाँ पर वाटर है, दूसरा हमारे पास स्टीम है। तो इसको एनालिसिस करने के लिए थ्रू स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन सिंपल हम लोग मास बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल वॉल्यूम ले रहा हूँ, सिर्फ इतना बड़ा जो हमारा हीट एक्सचेंजर है उसको मैं यहाँ पर एक सिंपल कंट्रोल वॉल्यूम से शो कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर देखता हूँ वाटर इन हो रहा है, वाटर इन एंड वाटर आउट हो रहा है। ठीक है, देन यहां पर स्टीम इंटर कर रही है, स्टीम इन एंड स्टीम आउट। ओके, सो यहां पर मैं देख सकता हूं क्योंकि स्टडी फ्लो है, दैट्स व्हाई m डॉट इन दैट इज मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड्स एंटरिंग द सिस्टम माइनस मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड्स लीविंग द सिस्टम दैट इज m डॉट आउट इज इक्वल टू होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर एनर्जी बैलेंस लगाएंगे हम लोग, एनर्जी बैलेंस दिस वाज मास बैलेंस, तो एनर्जी बैलेंस से होगा एनर्जी ऑफ फ्लूइड्स entering the system minus energy of fluids leaving the system will be equal to 0. This is true for a steady flow device. Okay, तो क्योंकि हम यहाँ पर steady flow assume कर रहे हैं, that's why this holds good. Now इसको solve करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल वॉल्यूम में जो वाटर इंटर कर रहा है कूलिंग वाटर, उसका मास फ्लो रेट है m डॉट w एंड जो लीव कर रहा है दैट इज ऑल्सो m डॉट w। देन स्टीम जो इसमें इंटर कर रही है कंट्रोल वॉल्यूम है उसका जो फ्लो रेट है दैट इज m डॉट s। ठीक है, जो कूलिंग वाटर है इनलेट पे उसकी एंथैल्पी है Hw1 एंड आउटलेट पे Hw2 एंड जो स्टीम इंटर कर रही है उसकी इनलेट पे एंथैल्पी है HS1 एंड आउटलेट पे है HS2। ओके, सो हम जानते हैं एनर्जी बैलेंस दैट इज E डॉट इन माइनस E डॉट आउट इज इक्वल टू 0, दैट इज एनर्जी ट्रांसफर रेट एट द इनलेट माइनस एनर्जी ट्रांसफर रेट एट आउटलेट इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए m डॉट w इंटू Hw1, इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए m डॉट w का यूनिट होगा kg पर सेकेंड। ओके, एंड देन Hw1 का हो जाएगा आपका किलो जूल पर kg। ओके, सो mass into enthalpy, mass flow rate into enthalpy will give us the rate of energy interaction that is E dot. Okay, so this will be equal to E dot, ये हमको याद रखना है, that is mass flow rate into enthalpy that will be equal to E dot, ये हमको हमेशा याद रखना है। ओके, सो इस इक्वेशन को यूज करते दैट इज E डॉट इन माइनस E डॉट आउट इज इक्वल टू 0। तो दिस ये वाली जो वैल्यू है दैट इज m डॉट w इंटू Hw1 ये इंटर कर रही है, m डॉट s इंटू HS1 ये इंटर कर रही है, एंड ये दोनों जो है ये कंट्रोल वॉल्यूम के बाहर जा रही है, तो इनको हम नेगेटिव लेंगे और इनको लेंगे पॉजिटिव। तो लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग इक्वेशन हमारा दैट इज m डॉट w इंटू Hw1 प्लस m डॉट s इंटू HS1 माइनस m डॉट w Hw
2 प्लस m डॉट s HS2 इक्वल टू 0, और आई कैन राइट m डॉट w HW1 प्लस m डॉट s HS1 equal to m dot w HW2 plus m dot s HS2. So this is the energy balance for a हीट एक्सचेंजर. तो इस तरीके से हम लोग हीट एक्सचेंजर के लिए जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको इस तरीके से हम लोग यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो कैसे किसी भी इस तरह की डिवाइस जिसमें अपना वर्क ट्रांसफर जीरो है, हीट ट्रांसफर जीरो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, वहां पर हम लोग उस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम को या फिर सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए सिंपल मास बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं. एंड देन हमको जो हमारी रिक्वायर्ड एंथैल्पीज की वैल्यू है वो हम वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये जो हीट एक्सचेंजर का टॉपिक है वो समझ आया होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्सिंग चेंबर. मिक्सिंग चेंबर में सिंपल हम लोग नंबर ऑफ फ्लूइड्स को एक साथ मिक्स करते हैं. ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट मिक्सिंग के थ्रू यहां पर हीट ट्रांसफर होता है. ठीक है, बट जैसे कि मैंने बताया हीट हमेशा आपका हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड्स की तरफ फ्लो होगी. ठीक है, और जो हीट इंटरेक्शन होगा वो फ्लूइड्स के बीच होगा. तो यहां पर जो सराउंडिंग है उसमें कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, ये हम मानेंगे. यानी कि ये जो वेसल है उसको हम मानेंगे वेल इंसुलेटेड, जैसा कि हमने हमारे हीट एक्सचेंजर को वेल इंसुलेटेड कंसिडर कर लिया था. क्यू वहां पर हम लोगों ने 0 ले लिया था. ठीक है, सो यहां पर भी आपका जो हीट ट्रांसफर है Q दैट विल बी इक्वल टू 0. यहां पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा जो हीट ट्रांसफर है वो हमारे कंट्रोल वॉल्यूम दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच वाला हीट ट्रांसफर है. ठीक है, सिमिलरली यहां पर हमको कोई भी वर्क ऑब्टेन नहीं होगा मिक्सिंग करने पे, दैट्स व्हाई वर्क ट्रांसफर विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, मिक्सिंग करने पर यहां पर आपके फ्लूइड्स की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. दैट्स व्हाई डेल KE एंड डेल PE will be equal to 0. Del KE and del P will be equal to 0. यानी कि simple velocity at inlet will be almost equal to velocity at outlet and altitude at inlet will be almost equal to altitude at outlet. ये मैं यहाँ पर लेकर के चलूँगा जब मैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट करता हूँ. ये जो एजम्पशंस है ये मुझे यहाँ पर याद रखने हैं. ठीक है, अब लेट अस कंसीडर कि मिक्सिंग चेम्बर में M1 डॉट यहाँ पर मास आ रहा है. लेट अस से ये आपका कोल्ड फ्लूइड है, दिस इज अ कोल्ड फ्लूइड. इसकी जो एंथैल्पी है दैट इज H1. ओके, देन यहाँ पर m डॉट 2 मास आ रहा है, दिस इज हॉट फ्लूइड. ओके, दिस इज हॉट फ्लूइड एंड इसकी जो एंथैल्पी है दैट इज H2. एंड किसी आउटलेट से दोनों आफ्टर मिक्सिंग निकल रहे हैं. मास फ्लो रेट है m डॉट 3 एंड जो एंथैल्पी है दैट इज H3. ठीक है, तो जैसा कि हीट एक्सचेंजर के लिए मैंने इंप्लीमेंट किया था दैट इज मास बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस, वही काम हम लोग यहां पर करेंगे. तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा मास बैलेंस. मास बैलेंस में m डॉट इन माइनस m डॉट आउट विल बी इक्वल टू 0. ये क्यों 0 हो रहा है इक्वल टू 0? जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेडी फ्लो है ये, स्टेडी फ्लो. अगर अनस्टेडी फ्लो होता तो उस केस में यहां पर dm/d टाउ आता. ठीक है, दैट इज रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन, ये यहां पर उस समय होता. ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है. सो फिलहाल हमारा जो फ्लो है दैट इज स्टेडी फ्लो. सो यहां पर मैं सिंपल लिख सकता हूं मास इन माइनस मास आउट इज इक्वल टू 0 से मास इन जो कर रहा है दैट इज m1 प्लस m2 दैट इज मास इन माइनस मास आउट दैट इज m डॉट 3 इक्वल टू 0. या लिख सकता हूं m डॉट 1 प्लस m डॉट 2 इक्वल टू m डॉट 3. सो दिस इज द इक्वेशन और द रिलेशनशिप बिटवीन मास फ्लो रेट्स. ठीक है, तो मुझे मास फ्लो रेट्स के बीच में रिलेशनशिप मिल गया यूजिंग मास बैलेंस. ओके, नाउ सेकंड में अप्लाई करूंगा यहां पर एनर्जी बैलेंस. एनर्जी बैलेंस, तो एनर्जी बैलेंस का मतलब होगा E डॉट इन माइनस E डॉट आउट इक्वल टू 0. ओके, दैट इज रेट ऑफ एनर्जी इंटरनल सिस्टम माइनस रेट ऑफ एनर्जी लीविंग द सिस्टम इक्वल टू 0. दिस इज ट्रू फॉर स्टडी स्टेट. ठीक है, सेम कंसेप्ट. नाउ एनर्जी का मैंने पहले भी आपको बताया मास फ्लो रेट एंड एंथैल्पी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो रेट ऑफ एनर्जी आपको मिल जाती है. ठीक है, ये आपको पहले भी बताया दैट इज m डॉट इनटू s, दिस गिव्स अस रेट ऑफ एनर्जी.
रेट ऑफ एनर्जी। अब वो इंटर कर रही है या लीव कर रही है, ये हमको सिचुएशन को ऑब्जर्व करके पता चल जाएगा। सो यहाँ देख सकते हैं m.1 into h1 दिस इज द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम, m.2 into h2 दिस इज द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम एंड m.3 into h3 दिस इज द एनर्जी लीविंग द सिस्टम। सो आई कैन राइट m.1 h1 plus m.2 h2 minus m.3 h3 equal to 0, or I can say m.1 h1 plus m.2 h2 is equal to m.3 h3. okay, so this is the एनर्जी बैलेंस। इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके मैं जो भी रिक्वायर्ड अननोन वैल्यू है आइदर एंथैल्पी और मास फ्लो रेट वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां से हम लोगों का जो हीट एक्सचेंजर का टॉपिक है एंड द मिक्सिंग चैम्बर का टॉपिक है, ये टॉपिक कवर होता है। टॉपिक बहुत सिंपल है। इन दोनों टॉपिक्स में मेजरली हम लोगों को जो आउटलेट पे या इनलेट पे कोई अननोन मास फ्लो रेट या कोई अननोन एंथैल्पी फाइंड आउट करनी होती है जब भी ये क्वेश्चन में आते हैं। सिंपल मैंने आपको बता दिया, मास वहां पर आपको मास बैलेंस यूज करना है एंड एनर्जी बैलेंस यूज करना है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। अभी जो हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं दे आर बेस्ड ऑन स्टडी फ्लो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा उसमें हम अनस्टडी फ्लो के न्यूमेरिकल्स भी एंड जो टॉपिक्स हैं वो भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे। सो वी हैव आवर क्वेश्चन, steam flows through a nozzle at mass flow rate of m dot is equal to 0.1 kgs per second with a heat loss of 5 kilowatt. The enthalpies at inlet and exit are 2500 kilojoule per kg and 2350 kilojoule per kg respectively. Assuming negligible velocity at inlet, that is v1 is equal to 0, find out the velocity of steam in meters per second at the nozzle exit. तो न्यूमेरिकल में हमको एक नोजल दिया है जिसपे जो मास फ्लो रेट है दैट इज 0.1 kg पर सेकेंड। देन हमको इनलेट पे एंड एग्जिट पे हमको एंथैल्पीज दी है। इनलेट पे जो एंथैल्पी है दैट इज H1 इक्वल टू 2500 किलो जूल पर केजी एंड जो आपका एग्जिट पे एंथैल्पी है दैट इज 2350 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब बोला है हमको जो इनलेट पे वेलोसिटी है दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज v1 इक्वल टू 0 बोला है। देन हमको जो नोजल है उससे होने वाला हीट ट्रांसफर रेट या हीट लॉस आपको गिवन है 5 किलोवाट यानी कि 5 किलो जूल्स पर सेकेंड। सो दैट इज बेसिकली रेट ऑफ हीट लॉस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो अब यहां पर हम जानते हैं नोजल से हमको कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं मिलता है। सो इन दैट केस W हमेशा 0 होता है। ये मैंने लास्ट वीडियोस में आपको क्लियर किया है। क्वेश्चन ने पूछा है कि एग्जिट पे वेलोसिटी यानी कि v2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमको क्वेश्चन में बताना है। ओके, सो सिंपल यहाँ पर हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि जो आपका नोजल होता है, ठीक है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला चेंज हमेशा 0 होता है। डेल पी इज ऑलवेज टेकन एज 0। क्यों? क्योंकि इनलेट एंड एग्जिट पे जो एल्टीट्यूड्स हैं उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। यानी कि अगर इनलेट पे एल्टीट्यूड आपका Z1 है एंड एग्जिट पे एल्टीट्यूड जो है दैट इज Z2, सो Z2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Z1, ये होता है। दैट्स वाई हम लोग हमेशा इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में कवर कराई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं कि नोजल की स्टडी किस तरह से की जाती है एंड डिफ्यूज़र की स्टडी किस तरह से की जाती है। ओके, तो इस इक्वेशन में जो आपका, एक बार मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख देता हूँ, दैट इज m डॉट इंटू H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पर जो हमको हीट ट्रांसफर दिया है, ठीक है, दैट इज किलोवाट, दैट इज इन किलोवाट यानी कि किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियो में कि जब आपको किलो जूल्स में यूज करना हो कैलकुलेशन, तो उस केस में इस इक्वेशन को हम किलो जूल्स के फॉर्म में जब लिखते हैं तो जो ये आपका टर्म है V1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एंड जो आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म आता है दैट इज GZ1। ठीक है, इन सारे टर्म्स को दैट इज V स्क्वायर वाले टर्म्स को एंड GZ वाले टर्म को दे रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ओके, तो इनको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है किलो जूल्स में। तो किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पूरे इक्वेशंस को हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। जब 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो उस केस में जो H1 है एंथैल्पी दैट बिकम्स किलो जूल पर केजी। ये भी आपका ये भी कन्वर्ट हो जाता है किलो जूल पर केजी में। ठीक है, दैट, तो इसको हम लोग जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2000, यहाँ आ जाएगा 1000। मास यहाँ पर कॉमन निकाल दिया गया सभी में से, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लस
Q इक्वल टू m डॉट इंटू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2 बाई 1000 प्लस W। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें सारे जो टर्म्स हैं सभी की यूनिट आपकी किलो जूल्स पर केजी में है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर जीरो ले लिया है तो ये दोनों टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पर कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता है तो ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, देन आपको क्वेश्चन में बोला है कि V1 यानी कि इनलेट पे जो वेलोसिटी है दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज जीरो, सो ये वाला टर्म भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। हीट ट्रांसफर रेट आपको गिवन है, इनलेट पे एंड एग्जिट पे आपको एंथैल्पीज गिवन है, आपको V2 फाइंड आउट करना है, आपको मास फ्लो रेट भी गिवन है। सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं एंड कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करते हैं। मास फ्लो रेट की वैल्यू है 0.1 इंटू एंथैल्पी H1 है आपका 2500। ओके, देन जो हीट ट्रांसफर है दैट इज 5 किलोवाट। अब देखिए जो 5 किलोवाट है वो नोजल से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि दिस इज बेसिकली हीट लॉस और हीट रिजेक्टेड। दिस इज हीट लॉस और हीट रिजेक्टेड। तो इस केस में जो हीट ट्रांसफर जब रिजेक्ट हो रही होती है हीट, उस केस में हम उसको लेते हैं नेगेटिव, तो दिस विल बी -5 ओके किलोवाट्स इज इक्वल टू 0.1 इंटू H2 दैट इज 2350 प्लस V2 हमको फाइंड आउट करना है, सो V2 स्क्वायर बाई 2000 ओके प्लस W आपका 0 है। ओके, देखिए अब इस इक्वेशन में जो मास फ्लो रेट है उसकी यूनिट है kg पर सेकेंड, इसकी यूनिट है किलो जूल पर kg। ओके, एंड दिस इज इन किलोवाट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं kg से kg कैंसिल हुआ, ये बन गया आपका किलो जूल पर सेकेंड दैट इज किलोवाट। ओके, और सिमिलरली यहाँ पर भी जो यूनिट निकल के आएगी दैट इज किलोवाट। सो जो पूरे इक्वेशन है वो किलोवाट में है, यहाँ पर डायमेंशनल होमोजेनिटी मेंटेन्ड है। सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे V2 की वैल्यू आ रही है V2 इक्वल टू 447.21 meters per second. So this is the velocity of steam at the exit. Next question is, a steam turbine receives steam steadily at 10 bars with an enthalpy of 3000 kilojoule per kg and discharges at 1 bar with an enthalpy of 2700 kilojoules per kg. Work output is 250 kilojoule per kg. The change in kinetic and potential energies are negligible. The heat transfer from the turbine casing to the surrounding is equal to option A 0 kilojoule, option B 50 kilojoules, option C 150 kilojoules and option D 250 kilojoules. तो क्वेश्चन में हमको यहाँ पर गिवन है एक टरबाइन जिसके इनलेट पे जो एंथैल्पी है दैट इज H1 इक्वल टू 3000 किलो जूल्स पर केजी। ओके, देन एग्जिट पे जो एंथैल्पी है दैट इज H2 एंड H2 इज इक्वल टू 2700 किलो जूल्स पर केजी। ओके, देन इनलेट पे जो प्रेशर है P1 दैट इज 10 बार्स एंड एग्जिट पे जो प्रेशर है दैट इज P2 इक्वल टू 1 बार। तो इतने हमको डेटा क्वेश्चन में गिवन है। देन क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो टरबाइन है उससे वर्क आउटपुट मिल रहा है दैट इज 250 किलो जूल्स पर केजी। यहाँ पर आपको हीट लॉस निकालना है टरबाइन से होने वाला। ठीक है, तो हीट लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग सिंपली। यहाँ पर हमको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि हमने देखा है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम दो तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट होता है आपका टाइम रेट बेसिस, ठीक है, एंड सेकंड होता है आपका मास बेसिस। ठीक है, अब शायद आपको वहाँ पर वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हुई होंगी। ठीक है, अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मैं लिखता हूँ m डॉट इंटू H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू m डॉट इंटू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2 डिवाइड बाई 1000 प्लस W। ओके, दैट इज m डॉट इंटू H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 बाई 1000 प्लस Q इज इक्वल टू m डॉट H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2 बाई 1000 प्लस W। ये मेरा इक्वेशन यहाँ पर बनता है, दैट इज नोन एज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब ये आपका मास बेसिस में है या फिर ये आपका टाइम रेट बेसिस में, ये कैसे पता चलेगा और ये कैसे करना है हमको। देखिए अगर आपको
किलो जूल पर केजी में बोला है, यानी कि बेसिकली आपको वो इक्वेशन यूज करना है, वो फॉर्म यूज करना है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का जहां पर आप पर केजी ऑफ मास की बात करते हो, ठीक है। तो पर केजी ऑफ मास की बात करता हूं तो देखिए यहां पर m जो होगा दैट विल बी 1 केजी, नॉट 1 केजी पर सेकेंड। अगर 1 केजी पर सेकेंड में करते हैं यानी कि आप ये सारे जो एनर्जी के फॉर्म्स हैं उनको आप पर सेकेंड से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, सेकेंड से डिवाइड करते हो। देखिए जैसे कि ये है आपका किलो जूल्स पर केजी, ये सारे जो टर्म्स हैं दे आर इन किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। हालांकि मैंने बताया था कि ये आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू जूल्स, ठीक है। सो वो सब हम जानते हैं। तो बेसिकली इसका जो यूनिट है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने इसको 2000 से डिवाइड किया, इसको 1000 से डिवाइड किया है, तो ये जूल जो था वो किलो जूल में कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस इज किलो जूल और ये पर केजी के लिए है, सो किलो जूल पर केजी। अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर m की जगह मैं यहाँ पर 1 केजी पुट करता हूँ, सो किलो जूल पर केजी इनटू केजी, डेफिनेटली मुझे मिल जाएगा किलो जूल्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब मैं मास को केजीज में पुट करता हूं, ठीक है, तो उस केसेस में जो मुझे सोल्यूशन मिलता है वो मिलता है आपको मास बेसिस के लिए, ठीक है। 1 केजी के लिए जब मैं यहां पर निकालता हूं तो मुझे मिलता है मास बेसिस में। अगर यहां पर 1 केजी पर सेकेंड या फिर कोई भी m केजी पर सेकेंड यानी कि मास फ्लो रेट के लिए निकालता हूं, तो रेट यहां पर कभी भी जो मास फ्लो रेट है दैट इज ऑल्सो टाइम रेट, ठीक है। तो अगर मास की जगह मैं मास फ्लो रेट पुट करता हूं, जो भी वैल्यू हो डजंट मैटर, ठीक है, कोई भी वैल्यू मास फ्लो रेट की, अगर मैं यहाँ मास फ्लो रेट वैल्यू पुट करता हूं तो उस केस में जो पूरा इक्वेशन है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वो टाइम रेट फॉर्म में हो जाता है। अगर मैं मास की जगह केजी पुट करता हूं, 1 केजी पुट करता हूं, पर केजी के लिए अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो केजी दैट इज मास बेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको मास की वैल्यू दी है, कोई m वैल्यू आपको गिवन है इन केजीज, तो अगर आप केजीज में वैल्यू पुट करते हो तो उस केसेस में ये बन जाता है मास बेसिस में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ख्याल रखना है कि अगर मैं m की जगह 1 केजी पुट करता हूं तो ये मास बेसिस हो जाता है, अगर m को मैं केजीज पर सेकेंड में पुट करता हूं तो ये आपका टाइम बेसिस में हो जाता है। टाइम बेसिस में होगा तो फर्क क्या पड़ेगा, देखिए इनकी वैल्यूज में तो कोई हमको चेंजेस खास नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, इसके वैल्यू में कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे, इनको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर टाइम बेसिस होगा, टाइम बेसिस की बात करें या फिर टाइम रेट की बात करूं मैं, तो टाइम रेट यानी कि पर सेकेंड की बात करूंगा मैं, तो उस केस में अगर मैं टाइम रेट बेसिस ले रहा हूं तो जो Q एंड W है वो या तो आपके जूल पर सेकेंड लिखे जाएंगे या तो किलो जूल्स पर सेकेंड लिखे जाएंगे, ठीक है। तो किलो जूल पर सेकेंड दैट इज वॉट और किलो वॉट, ठीक है। तो जब टाइम रेट की बात करेंगे हम लोग तो वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर किसी भी डिवाइस के लिए किलो जूल्स पर सेकेंड या जूल्स पर सेकेंड दैट इज वॉट एंड किलो वॉट में लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर मास बेसिस में जब लिखोगे इक्वेशन को, दैट इज आप पर केजी के लिए निकालोगे, तो पर केजी के लिए निकालोगे जब आप, तो जो हीट होगा एंड जो वर्क ट्रांसफर होगा उसको हम लिखेंगे किलो जूल्स पर केजी में, किलो जूल्स पर केजी में, और उस केस में इस इक्वेशन में m की जगह हम 1 केजी पुट करेंगे। तो ये वैल्यू जो है आपको ख्याल रखनी है, ठीक है। तो ये तरीका होता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को करेक्टली यूज करने का। अगर इन चीज़ों का आप ख्याल नहीं रखते हैं, दैट इज आप यूनिट्स का, यहाँ सिंपली मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ जो आपकी एनर्जी इक्वेशन है SFE जो है उसमें सिर्फ दोनों साइड में जो यूनिट है उसका बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन में हमको हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर दिया हुआ होता है, ठीक है, ये हमको केयर करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमको अक्सर हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर दिया हुआ आता है। अब वहां पर हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर का यूनिट आपको देखना है। जैसे आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर आपको वर्क ट्रांसफर यानी कि वर्क आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है 250 किलो जूल्स पर केजी, यानी कि आपको पर केजी मास के लिए निकालना है। तो पर केजी मास के लिए तो सिंपल यहां से मेरे को आइडिया आ गया, क्योंकि वर्क ट्रांसफर आपको किलो जूल पर केजी में गिवन है, यानी कि SFE को मैं उसके मास बेसिस वाले इक्वेशन में यूज करूंगा, यानी कि यहां m की जगह मैं 1 केजी रखूंगा। याद रखना है 1 केजी, नॉट केजी पर सेकेंड। केजी पर सेकेंड में अगर आप रखते हो अगर आप 1 केजी पर सेकेंड की बात करते हो तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलो जूल पर केजी। ये जो अंडर के टर्म्स है मैंने आपको बताया हमेशा ये किलो जूल पर केजी में होते हैं, तो किलो जूल पर केजी इनटू केजी पर सेकंड, चाहे आपने 1 केजी पर सेकंड क्यों ना लिया हो, केजी से केजी कैंसिल, आंसर आ गया आपका किलो जूल पर सेकंड दैट इज किलोवाट में।
ठीक है। तो आप घूम फिर करके वहीं आ गई मामला ये हो गया कि ये फिर से आपके टाइम रेट फॉर्म में आ गया, जबकि आपको क्या चाहिए था, जबकि आपको चाहिए था मास बेसिस फॉर्म में। तो यह याद रखना हमको, जब ये किलो जूल पर केजी में हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर आपको गिवन हो तो उस केस में SFE में मास की जगह आपको 1 kg लेकर के चलना है, पर केजी लेकर के चलना है, ना कि केजीज पर सेकेंड। तो आई होप जो डिफरेंस है आपको केजी पर सेकेंड का एंड केजी का वो समझ आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया कि 1 kg जब आप पुट करते हो SFE में तो वो मास बेसिस से बन जाता है, एंड अगर इसको m की जगह आप केजी पर सेकेंड पुट करते हो तो वो आपका टाइम रेट बेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको जो मास बेसिस है वो यूज करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। तो मैंने यहाँ पर मास बेसिस में जो हमारा स्टडी एनर्जी इक्वेशन है वो मैंने लिख दिया है आपके सामने, ठीक है। अब हमको देखिए यहाँ पर 2 डेटा गिवन है जिनका कोई यूज नहीं है, दैट इज प्रेशर, ठीक है। प्रेशर P1 एंड P2 जो है उसका इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कोई भी यूज नहीं है, सो दे आर सुपरफ्लोरस डेटा, ओके। अब हमको क्वेश्चन ने पूछा है हीट ट्रांसफर रेट क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको जब टरबाइन पढ़ाया था तो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, जब टरबाइन की बात करते हैं हम लोग तो उस केस में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम वहां पर नेग्लेक्ट करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम वहां पर नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, वो टर्म्स यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे इस इक्वेशन से। तो ये हो जाएगा H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस W, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगा। अब हमको वर्क ट्रांसफर यानी कि वर्क आउटपुट दिया है, हमको टरबाइन से आउटपुट मिलता है, कभी भी मैंने बताया है टरबाइन से हमको हमेशा वर्क मिलता है, और जब हमको सिस्टम से वर्क मिलता है उस केस में हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। सो दिस इज प्लस 250, ठीक है। हमको H1 H2 दिया है, हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर और हम यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट निकाल लेंगे। H1 है हमारे पास 3000 किलो जूल्स पर केजी प्लस Q इज इक्वल टू H2 गिवन है 2700 प्लस वर्क ट्रांसफर है आपके पास 250 किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय या इक्वेशन यूज करते समय आपको गैस नहीं करना है कि हीट ट्रांसफर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये चीज आपको गैस नहीं करनी। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, आपको डेफिनेटली जो हीट लॉस हो रहा है या हीट गेन हो रहा है वो पता चल जाएगा, ओके। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो Q मिल रहा है यहां पर हमको -50 किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। तो -50 किलो जूल्स पर केजी यहां पर आपको मिल रहा है। दिस इज हीट लॉस्ट, दिस इज हीट लॉस्ट, ठीक है। इससे मतलब समझ आ रहा है हमको कि जो हीट है दैट इज 50 किलो जूल्स पर केजी, ये टरबाइन की केसिंग से सराउंडिंग में लिबरेट हो रही है, ओके। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। Option B is the correct answer. So the question is, in a gas turbine, the gas enters at the rate of 5 kgs per second with a velocity of 50 meters per second and enthalpy of 900 kilojoule per kg, and leaves the turbine with a velocity of 150 meters per second and enthalpy of 400 kilojoules per kg. The loss of heat from the gas to the surrounding is 25 kilojoules per kg. Assume for gas R is equal to 0.285 kilojoule per kg Kelvin and Cp is equal to 1.004 kilojoule per kg Kelvin. The inlet conditions to be at 100 bar and 27 degrees Celsius. Determine the power output of the turbine and the diameter of inlet pipe. तो हमको क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है मैंने आपके सामने लिख दिए। हमारे पास एक टरबाइन गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस टरबाइन में जो मास फ्लो रेट हो रहा है दैट इज m इक्वल टू 5 kg पर सेकेंड, ओके। यहाँ पर एक ये गैस टरबाइन है, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पर इनलेट में जो वेलोसिटी है v1 दैट इज 50 मीटर्स पर सेकेंड, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। h1 इज 900 किलो जूल्स पर केजी एट इनलेट, देन एट आउटलेट आपको वेलोसिटी गिवन है 150 मीटर्स पर सेकेंड एंड एंथैल्पी गिवन है आउटलेट पे h2 इज इक्वल टू 400 किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको हीट लॉस दिया हुआ है किलो जूल पर केजी में, ठीक है। देन आपको जो गैस है जो इस टरबाइन में फ्लो हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज गिवन है कुछ दैट इज गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू 0.285 किलो जूल्स पर केजी केल्विन, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 1.004 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये आपको गिवन है। इनलेट की कंडीशन गिवन है आपको गैस की
जो प्रेशर है गैस का एट इनलेट दैट इज 100 बार एंड जो टेम्परेचर है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपको दो चीजें निकालनी है, फर्स्ट इज द पावर आउटपुट एंड सेकेंड आपको पूछा है डायमीटर ऑफ इनलेट पाइप। अब यहां पर आपको क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, देखिए यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में जो कंसेप्ट बताया था दैट इज टाइम बेसिस एंड टाइम रेट बेसिस एंड मास बेसिस वाला, वो यहां पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल टाइप का केस आ रहा है। यहां ध्यान दीजिए, मास फ्लो रेट आपको केजी पर सेकंड में दिया है एंड हीट लॉस जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो आपको किलो जूल पर केजी में दिया है, ठीक है। तो यहां पर हमको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। हमको ध्यान देना है कि मास फ्लो रेट क्वेश्चन में जब भी गिवन है तो उस केस में हम लोगों को डेफिनेटली जो स्टडी फ्लक्स इक्वेशन है वहां पर जब आप मास की वैल्यू पुट करोगे तो दैट विल बी इन केजी पर सेकेंड, और जो मैंने कंसेप्ट बताया है कि जब आप मास को केजी पर सेकेंड में पुट करते हो तो ऑटोमेटिकली जो पूरा स्टडी फ्लक्स इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है टाइम रेट बेसिस में। तो डेफिनेटली यहां पर हमको टाइम रेट बेसिस वाला इक्वेशन यूज करना है। फिर मैंने आपको वहां पर बताया था कि जब हम लोग टाइम रेट बेसिस में यूज करते हैं तो उस केसेस में, ठीक है, जो आपका हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर होता है, वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर की जो यूनिट्स होंगी दैट विल बी जूल पर सेकेंड और किलो जूल्स पर सेकेंड, दैट इज वॉट और किलो वॉट, ये होगी वहां पर। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो हीट लॉस दैट इज 25 वो गिवन है किलो जूल्स पर केजी में। तो यहां पर हीट लॉस को यानी कि Q को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम बेसिस में। कैसे करेंगे? 25 दैट इज योर हीट लॉस पर केजी, इसको जब आप मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे दैट इज 25 किलो जूल पर केजी इनटू मास फ्लो रेट कर दोगे आप दैट इज 5 केजीज पर सेकेंड, then you will get the heat transfer rate that is kilojoules per second, so this will become 125 किलोजूल पर सेकेंड और आई कैन से किलो वॉट। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को जो मैंने अभी लॉजिक लगाया इसी तरह से लॉजिक लगा करके आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो यहां पर आपका ये हीट ट्रांसफर रेट आ गया दैट इज हीट इन टाइम बेसिस, ठीक है, टाइम रेट बेसिस पे हीट लॉस आ गया। अब हम लोग को पावर निकालना है, पावर आउटपुट दैट इज नथिंग बट वर्क ट्रांसफर रेट। पावर मतलब होता है वर्क ट्रांसफर रेट दैट इज किलो जूल्स पर सेकंड और आई कैन से किलो वॉट, और अगर हम लोग जूल में लिखते हैं, जूल्स पर सेकंड में लिखते हैं तो वहां लिख सकता हूं वॉट। ओके, तो इस तरह से मुझे यहाँ पर क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करना है। तो सारे जो डेटा है वो मुझे गिवन है, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया है कि टरबाइन के केस में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है उसको हम नेग्लेक्ट करते आए हैं। अब ये आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इनलेट पे जो वेलोसिटी है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड एंड जो एग्जिट पे वेलोसिटी है दैट इज 150 मीटर्स पर सेकेंड। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट V1 एंड V2 आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, इनकी वैल्यू में काफी डिफरेंस है। इसका मतलब ये है दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि टरबाइन में आपको हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो लेना है। कुछ कुछ स्पेशल केसेस आ सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में अगर आपको वैल्यूज गिवन है इस तरह से जैसे यहाँ दी हुई है, यहाँ वेलोसिटीज में जो इनलेट पे और एग्जिट पे जो वेलोसिटीज है उनकी वैल्यू में काफी डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप जीरो नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस को समझना है। हाँ, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको V1 और V2 की वैल्यू नहीं गिवन होती, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग देखते हैं कि आपको वेलोसिटीज नहीं गिवन होती हैं इनलेट पे एंड एग्जिट पे, तो उस केसेस में आप अपने कन्वीनियंस के लिए एज्यूम करेंगे कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज जीरो, यानी कि V1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू V2 एंड हेंस द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैन बी नेग्लेक्टेड। ये जो फंडामेंटल्स मैंने आपको बताया इनका आपको ख्याल रखना न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाता हूं एंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से लिख सकता हूं मैं m डॉट इंटू H1 प्लस V1। अब देखिए यहाँ पर किलो जूल्स में है तो मैं किलो जूल्स वाले फॉर्म में यानी कि डिवाइडेड बाय 2000 एंड डिवाइड बाय 1000 वाला जो फॉर्म है उसमें मैं यूज करूंगा इसको। तो H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस Q इज इक्वल टू m डॉट इंटू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000
प्लस GZ2 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस W। ओके, नाउ यहां पर जो पूरा जो टर्म्स है दैट विल बी इन किलो जूल्स पर सेकेंड, यानी कि किलोवाट में। तो डेफिनेटली जो वर्क आएगा दैट इज द वर्क ट्रांसफर रेट इन किलोवाट, और मैंने बता दिया दैट इज पावर। तो यहां से जो W की वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ पावर। ओके, तो सारी वैल्यूज मैं पुट करता हूं यहां पर। M की जगह आ जाए आपका 5 kg पर सेकेंड। H1 आपको गिवन है, H1 क्वेश्चन में गिवन है 900 प्लस V1 है आपका 50 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइड बाई 2000 प्लस GZ1 देखिए यहां पर आपको एल्टीट्यूड्स गिवन नहीं है, और हम जानते हैं टरबाइन के केसेस में जब ऐसा, जैसे यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस जीरो नहीं है, लेकिन यहां पर क्योंकि आपको Z1 Z2 अलग से मेंशन नहीं किया, तो हम यहां पर जो हमारा बेसिक कन्वेंशन है दैट इज Z1 इक्वल टू Z2 इन केस ऑफ अ टरबाइन, वो हम लेकर के चलेंगे। तो यहां पर ये दोनों टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे इक्वेशन से। ओके, तो प्लस अब देखिए Q जो है दैट इज 125 किलोवाट या फिर 125 किलो जूल्स पर सेकेंड, दैट इज बीइंग लॉस्ट। ओके, तो ये हीट लॉस है, दैट्स वाई इसकी जो वैल्यू है वो मैं पुट करूंगा माइनस में। सो प्लस एंड माइनस विल बिकम माइनस, सो माइनस 125 किलोवाट्स। ओके, इक्वल टू 5 इंटू H2 है हमारे पास 400, सो दिस विल बी 400 प्लस V2 है 150 स्क्वायर बाई 2000। ओके, प्लस W। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वर्क ट्रांसफर दैट इज पावर, वर्क ट्रांसफर रेट दैट इज पावर आपका निकल जाएगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करने पे वर्क ट्रांसफर रेट दैट इज पावर आ रहा है आपका 2325 किलोवाट। सो दिस इज नथिंग बट दी पावर जो हमको रिक्वायर्ड है, जो आंसर हमको रिक्वायर्ड है। टरबाइन इतना पावर जनरेट कर रहा है दैट इज 2325। नाउ हमको क्वेश्चन ने पूछा है कि डायमीटर ऑफ द इनलेट पाइप क्या होगा, तो डायमीटर ऑफ इनलेट पाइप निकालते हैं। सेकंड प्रॉब्लम दैट इज डाया ऑफ इनलेट पाइप। ठीक है, अब देखिए आपको इनलेट पे कंडीशंस गिवन है P एंड T, दैट इज P1 एंड T1 आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 बार एंड 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब करेंगे क्या इसका कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायमीटर क्या होगा इनलेट पे। तो देखिए डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए सिंपली अगर आपको डिस्चार्ज पता चल जाए दैट इज रेट ऑफ फ्लो, अगर पता चल जाए रेट ऑफ फ्लो Q इज इक्वल टू होता है A इंटू V, वेयर V इज द वेलोसिटी एंड A इज द एरिया ऑफ फ्लो। ठीक है, तो अगर डिस्चार्ज हमको पता चल जाए दैट इज बेसिकली वॉल्यूम फ्लो रेट यानी कि मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको मैं चाहूं तो कैपिटल V डॉट भी लिख सकता हूं। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अगर मैं PV इक्वल टू MRT लिखता हूं, PV इज इक्वल टू MRT, तो इस इक्वेशन में मैं जानता हूं P आपका प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास इन केजीज है, R आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, एंड T जो है टेम्परेचर है इन केल्विन। यहां पर टेम्परेचर को केल्विन में ही पुट करना है हमको। ठीक है, नाउ अगर यहां पर मास की जगह मास फ्लो रेट रख दिया जाए, यानी कि इसको मैं रख दूं m डॉट दैट इज नथिंग kg पर सेकेंड में पुट कर दूं इनटू r इंटू टी, जो भी उनकी यूनिट्स हैं। प्रेशर जो भी उसका यूनिट है वो रहने देते हैं। अब इसके जगह अगर मैं वॉल्यूम फ्लो रेट यानी कि डिस्चार्ज Q पुट कर देता हूं, सो दैट विल बी मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी भी यहां पर सेम डायमेंशनल होमोजेनिटी मेंटेन है। तो इस इक्वेशन से यानी कि V की जगह वॉल्यूम की जगह मैं अगर वॉल्यूम फ्लो रेट पुट कर दूं तो मुझे मास की जगह मास फ्लो रेट पुट करना होगा। ये मुझे यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलता है जो किसी आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में हमको काम आ सकता है। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन में, ठीक है, मास की जगह अगर मास फ्लो रेट पुट करता हूं, सो इन दैट केस वॉल्यूम की जगह मैं वॉल्यूम फ्लो रेट या डिस्चार्ज पुट करूंगा। ठीक है, ये मुझे याद रखना है। तो यहां से प्रेशर आपको देखिए गिवन है 100 बार। ठीक है, उसको मैं किलो पास्कल में चेंज करता हूं, सो 100 बार P1 इज 100 बार, so this will be 100 into 10⁻²2 किलो पास्कल्स। ठीक है, एंड T1 आपको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें मैं प्लस 273 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन दैट इज 300 केल्विन। ओके, तो सारी वैल्यूज मैं यहाँ पुट करता हूँ। मास फ्लो रेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 5 kg पर सेकेंड, R मुझे गिवन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं यहाँ पर से
डिस्चार्ज जो है वो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो क्यू की वैल्यू अगर आ जाएगी तो क्यू की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, मुझे वेलोसिटी पता है, मुझे एरिया मिल जाएगा। एरिया पाइप का होगा π/4 d स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से फिर मैं d दैट इज डायमीटर ऑफ इनलेट पाइप कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सारी वैल्यूज मैंने इक्वेशन में पुट कर दी, आइडियलाइज इक्वेशन में। तो यहाँ से जो डिस्चार्ज है वो आ रहा है 0.04305 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज द डिस्चार्ज। नाउ डिस्चार्ज Q विल बी इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, सो ये हो जाएगा 0.04305 is equal to area, that is π/4 d square, where d is the area, d is the diameter of inlet pipe, okay, and v is the velocity at inlet, जो कि क्वेश्चन में हमको 50 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है, तो इंटू 50। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने पे डायमीटर d आ रहा है आपका 0.0331 मीटर्स, दैट इज, इसको अब मैं mm में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो हो जाएगा d इक्वल टू 33.109 mm। ओके, सो दिस इज द डायमीटर ऑफ इनलेट पाइप। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में यहाँ पर पावर एंड जो डायमीटर था इनलेट पाइप का वो मिल गया, यहाँ पर न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। तो द क्वेश्चन इज, in a steam power station, steam flows steadily through a 0.2 meter diameter pipeline from the boiler to the turbine. At the boiler end, the steam conditions are found to be P is equal to 4 megapascal, T is equal to 400 degrees Celsius, H is equal to 3213.6 kilojoule per kg, and specific volume small v is equal to 0.073 meter cube per kg. At the turbine end, the conditions are found to be P is equal to 3.5 megapascal, T is equal to 392 degrees Celsius, H is equal to 3202.6 kilojoule per kg, and specific volume small v is equal to 0.084 meter cube per kg. There is a loss of heat of 8.5 kilojoules per kg from the pipeline. Calculate the steam flow rate. तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो डायमीटर ऑफ पाइप है d दैट इज 0.2 मीटर्स। ओके, देन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बॉयलर को टरबाइन से कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन में एक पाइप की बात की गई है। पाइप के दो सेक्शंस मैंने लिए, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर गिवन है। प्रेशर इज इक्वल टू 100 मेगापास्कल, P1 इक्वल टू 100 मेगापास्कल है, T1 इक्वल टू 400 डिग्री सेल्सियस, H1 is equal to 3213.6 kilojule per kg, and the specific volume small v1 at section number 1 is equal to 0.073 meter cube per kgs. Okay, then section 2 पे जो प्रॉपर्टीज आपको गिवन है, that is P2 equal to 3.5 megapascal, T2 is equal to 392 degree Celsius, H2 is equal to 3202.6 kilojoule per kg, and specific volume at section number 2 V2 is equal to 0.084 meter cubes per kg। ये हमको यहाँ पर गिवन है। अब सिंपली यहाँ पर हमको मास फ्लो रेट निकालना है, दैट इज m डॉट, हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। फर्स्ट, हम जानते हैं कि मास फ्लो रेट का जो फॉर्मूला होता है, ओके, मास रेट का फॉर्मूला m डॉट इज इक्वल टू रो ए वी, ये होता है, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, a इज द एरिया ऑफ फ्लो एंड v इज द मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, नाउ यहाँ पर इसको मैं चाहूँ तो स्पेसिफिक वॉल्यूम के टर्म में लिख सकता हूँ। सो मास फ्लो रेट m डॉट विल बी a इंटू वी, वेयर v इज द वेलोसिटी अपॉन द स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्योंकि हम जानते हैं रो इज इक्वल टू होता है 1 बाई स्पेसिफिक और डेंसिटी इज इक्वल टू 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये होता है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टडी फ्रेंच इक्वेशन, एंड जो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे। हम जानते हैं फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन आई कैन राइट रो a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2। ओके, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये इक्वेशन यहाँ पर वैलिड होगा किसी भी स्टडी फ्लो या किसी भी फ्लो डिवाइस के लिए। आई कैन राइट a1 v1 बाई स्मॉल v1 इज इक्वल टू a2 v2 बाई स्मॉल v2। ओके, यहाँ मैं देख सकता हूँ एरिया यहाँ पर सेम है, डायमीटर ऑफ पाइप जो है वो 0.2 ही है,
दोनों एंड पे, लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है दैट इज डिफरेंट। इनलेट पे है स्मॉल v1 इज इक्वल टू 0.073 एंड आउटलेट पे है 0.084। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में यहाँ पर डिफरेंस है। इसका ये मतलब है कि v1 विल नॉट बी इक्वल टू v2, ये यहाँ पर होगा। इस चीज का सबसे पहले हम लोगों को ख्याल रखना है। इस क्वेश्चन में देखिए, जब भी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जब आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन हो, तो यहां पर से हमको उसके लिए एक लॉजिक मिल जा रहा है कि अगर हम लोग को ऐसे किसी क्वेश्चन में, इसके सिमिलर किसी क्वेश्चन में जहां पाइप की बात करेगा या टरबाइन की बात करेगा, ठीक है, उस केस में अगर हम लोग को दोनों सेक्शंस पे कोई भी स्टडी फ्लो डिवाइस दी हो, कोई भी आपको सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम दिया हो क्वेश्चन में, अगर उस क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिक वॉल्यूम डिफरेंट सेक्शन पे जैसे कि यहां दिया है, तो उस केस में आपको ये लॉजिक जो मैंने अभी आपको बताया फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन दैट v1 विल नॉट बी इक्वल टू v2, दोनों की वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं अगर ऐसा कभी होता है कि अगर हमको वेलोसिटी क्वेश्चन में नहीं गिवन होती है, ठीक है, दोनों सेक्शंस पे, तो हम ये ले लेते हैं कि दोनों सेक्शन पे जो वेलोसिटी है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल एंड v1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू v2। दैट्स व्हाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। v1 और v2 वाले जो टर्म्स हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन ये चीज हम नहीं कर पाएंगे अगर फर्स्ट केस, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमको टरबाइन के एक क्वेश्चन में हमको v1 और v2 की वैल्यू गिवन थी, एक तो उस केस में ऐसा नहीं करना है। दूसरा, अगर आपको सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 पे अगर आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम्स गिवन है, तब आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस केस में दैट इज सेकंड केस में कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमको देखने को मिलता है दैट v1 इज नॉट इक्वल टू v2, तो मैं यहां से इन टर्म्स को एलिमिनेट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन का यूज करते हुए v1 और v2 के बीच एक रिलेशनशिप मिल जाएगा, ठीक है। फिर इस पूरे इक्वेशन को मैं v1 के टर्म में या v2 के टर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां पर जो मास फ्लो रेट है वो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस इक्वेशन से दैट इज a1 v1 बाई स्मॉल v1 इज इक्वल टू a2 v2 बाई स्मॉल v2। ओके, यहां से देख सकते हैं पाइप का डायमीटर सेम है, तो a1 a2 कैंसिल हो जाएगा, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल v1 बाई स्मॉल v2 इंटू v2। स्मॉल v1 दैट इज 0.073 अपॉन v2 दैट इज स्मॉल v2 0.084 इंटू v2। नाउ अब हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टर्म रखते हैं, हम चाहे तो इक्वेशन में v1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं टर्म्स ऑफ v2, तो हम सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। अगर हम v2 को v1 के टर्म में पुट करेंगे तो हमको v1 की वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर मुझे मास रेट चाहिए तो मुझे वेलोसिटी पता होना चाहिए इनलेट पे, ठीक है, इनलेट पे वेलोसिटी पता होना चाहिए, मुझे यहाँ पर इनलेट का एरिया पता होना चाहिए और इनलेट पे डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं एग्जिट पे वेलोसिटी निकाल लूं, एग्जिट का भी एरिया सेम है, तो दोनों तरीके से मैं मास रेट निकाल सकता हूं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप वो तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर v1 को v2 के टर्म्स में लिख रहा हूं, सॉल्व करने पे आ रहा है v1 is equal to 0.869 times of v2। so this is the relationship between v1 and v2, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं जो पाइप है उनका जो एल्टीट्यूड है विथ रिस्पेक्ट टू एनी डेटम, कोई भी डेटम अगर आप सेट करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं दोनों का जो एल्टीट्यूड है दैट इज सेम। तो यहां पर z1 इक्वल टू z2 हो जाएगा, तो ये जो टर्म्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे यहां से, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया है हीट लॉस, हीट लॉस यहां पर आपको दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 8.5 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी यानी कि dQ बाई dm, यानी कि आपको मास बेसिस में यहां पर बात किया, किलो जूल पर केजी में यहां पर आपको दिया हुआ है हीट लॉस। तो अब हमको मास फ्लो रेट निकालना है, यहां से हमको मास फ्लो रेट निकालना है। अब हमारा Q आ जा रहा है किसमें, किलो जूल पर केजी में, तो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। तो यहां पर जो मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखा हूं, ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो है दैट इज इन टाइम बेसिस, देख सकते हैं आप लोग, यहां पर मैंने m डॉट लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने बताया था आपको टाइम बेसिस यानी कि जो Q होता है दैट इज किलो जूल पर सेकंड, दैट इज dQ बाई डी टाउ, ये होता है टाइम बेसिस में, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है Q इज इक्वल टू 8.5 किलो जूल पर केजी, यानी कि मुझे यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर उसको पर केजी में पुट करना है, ठीक। तो जब किलो जूल पर केजी में होगा यानी कि m की जगह मुझे 1 kg पुट करना है, m की जगह 1 kg पुट कर दूंगा, यानी कि मास फ्लो रेट की जगह अगर मैं मास पुट करता हूं तब ये जो इक्वेशन है ये मैथमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है आपका
मास बेसिस में, ठीक है। मास बेसिस की जब बात करता हूं तो जो Q होता है दैट इज रिटन एज dQ बाई dm, दैट इज किलो जूल पर केजी और जूल पर केजी, ओके। तो उस केस में यहाँ पर आपका m वाला टर्म जो है उसकी जगह आ जाता है 1 kg। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, याद रखना बहुत आसान है यहाँ पर, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस को मैं रिड्यूस कर देता हूँ। ये स्टडी फ्रेंच इक्वेशन जो है दैट इज इन टाइम बेसिस, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा इसको मास बेसिस में। m की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ। आई थिंक आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर ये जो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज मास बेसिस और द टाइम रेट बेसिस, ये आपको जो स्टूडेंट है थर्ड सेमेस्टर्स के उनको ध्यान रखना है, क्योंकि वो लर्निंग स्टेज में है, उनको इसमें प्रॉब्लम होती है। जो ग्रेजुएट हैं या फिर जो अभी फाइनल ईयर में और गेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये ऑलरेडी आता है, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। वैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आपको अब तक कोई डाउट रहा होगा इस चीज़ में तो आई होप जो कंसेप्ट या जो लॉजिक मैंने आपको बताया है वो आपको हेल्प करेगा आगे जा करके, ठीक है। सो मैं इसको मास बेसिस में कन्वर्ट करता हूँ, दैट इज मैं पर केजी के लिए, किलो जूल पर केजी यानी कि पर केजी के लिए कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ आ जाएगा 1, तो दिस विल बी H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 वाला टर्म यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, GZ2 वाला टर्म यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो पाइप्स हैं उसके सेक्शन 1 और 2 पे जो एल्टीट्यूड है दैट इज सेम, Z1 इज इक्वल टू Z2, दैट्स वाई दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस W, ओके। नाउ मैं यहाँ पर V1 और V2 के बीच रिलेशनशिप ड्रॉ कर चुका हूँ। सो मैं यहाँ से V1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V2 पुट करता हूँ, ठीक है। एंथैल्पी H1 मुझे मालूम है एट सेक्शन नंबर 1 दैट इज 3213.6 प्लस V1 इन टर्म्स ऑफ V2 हो जाएगा 0.869 टाइम्स ऑफ V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस Q। देखिए Q जो है दैट इज द हीट बीइंग रिजेक्टेड, हीट रिजेक्ट हो रही है तो हीट रिजेक्टेड को हम लेते हैं माइनस में, तो हो जाएगा -8.5, -8.5, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। प्लस H2 है आपके पास 3202.6 किलो जूल पर केजी प्लस V2 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस W। देखिए पाइप है, सिंपल यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो इस केस में यहाँ पर हमारा जो वर्क ट्रांसफर होगा दैट विल बी 0, कोई भी हमको वर्क नहीं मिलेगा इस कंट्रोल वॉल्यूम में, सो W विल बी 0, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे V2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो सॉल्व करने पे V2 आ रहा है 142.904 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। तो दिस इज द वेलोसिटी एट दी सेक्शन नंबर 2। नाउ मुझे मास फ्लो रेट चाहिए, मास फ्लो रेट, तो जैसे कि मैंने बताया था आप किसी भी सेक्शन पे निकाले मास फ्लो रेट तो सेम आना है, ठीक है। सो मास फ्लो रेट हो जाएगा आपका A2 V2 बाई स्मॉल V2, A2 विल बी पाई बाई 4, डायमीटर ऑफ पाइप आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.2 मीटर्स, सो 0.2 मीटर स्क्वायर इनटू V2 आ गया आपका 142.904 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सेक्शन नंबर 2 दैट इज 0.084, सो दिस विल बी 0.084। सॉल्व करते हैं हमको, तो मास फ्लो रेट आ रहा है 53.44 kgs पर सेकेंड। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड मास फ्लो रेट। आई होप आपको न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जो मैंने स्टडी फ्लो के जो कंसेप्ट्स बताए हैं, जो इक्वेशन यूज करने के लिए तरीके बताए हैं और जो यूनिट्स का आपको ख्याल रखना है, ये सब जो मैंने आपसे क्लियर किया है, आई थिंक आप वो सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय, ओके। सो यहाँ पर जो आज का वीडियो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है स्टडी फ्लो इक्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन में या फिर किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मीन टाइम में आपके जो डाउट्स हैं वो रिजॉल्व कर दिए जाए, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मेरे और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।